वेतन आयोग बना था उसमें कोई ग्रेड पे नहीं है। उस ग्रेड पे के आधार पर एक वेतन का मैट्रिक्स तैयार किया गया था। उस मैट्रिक्स के आधार पर सीधे आपको स्लैब दिया जा रहा है, न कि उसमें ग्रेड पे। ये अलग बात है कि ग्रेड पे के साथ ही जोड़ घटा करके उस कैटेगरी में लाया गया है मैट्रिक्स को, लेकिन ग्रेड पे के साथ वेतन दे नहीं है। ये पहले दिमाग में अपने लिख लें। कुछ वर्षों से वेतन पा रहे होंगे, बीत गया कुछ समय उस स्लैब को पाते हुए। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, क्षमता पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वेतन घटेगा कि बढ़ेगा, मैं सार संक्षेप में बात बता रहा हूँ। जो लोग 2019 तक 2017 से 2019 में नियोजित शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं, उनके मूल वेतन में 6,000 रुपये तक की वृद्धि होगी। जो 19 तक वाले को जी, जो लोग 2012 से लेकर के 17 के बीच में योगदान किए हैं, उनके मूल वेतन में 2,000 रुपये से लेकर के और 3,500 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। अच्छा। और जो लोग 2003 से लेके और 2006 तक हैं, उनको 300 रुपया से लेकर के 250 रुपया तक की मूल वेतन में वृद्धि हो रही है। ये नियमावली का आधार किसके हिसाब से? जो फिटमेंट फैक्टर है उसको देख करके मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। और बच गए बीच में 2008 से लेके 2010 वाले, तो उनको भी न्यूनतम 2,000 से 2,100 रुपए की वृद्धि होगी। ठीक है। अब अगर इतना बात समझ गए आप, तो आप ये जान सकते हैं कि 2003, 2004, 2005, 2006 तक के हमारे जो शिक्षक साथी हैं, उनको इससे कहाँ परेशानी हो रही होगी, पहली बात। दूसरा चीज आपने जो पूछा है उसका फिर मैं उत्तर दोहरा रहा हूँ कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आप जितना वेतन पा रहे हैं उससे 1 रुपया भी कम वेतन आपका नहीं बनेगा। अच्छा जी। और कुछ आप कह रहे थे? लेकिन 10% जो राशि आपका चले जाएगी कटौती में, इसलिए इनहेंड सैलरी कुछ शिक्षकों का कम भी हो जाएगा। तो वो तो अपने पद पर रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं। कब तक? इसमें इसका कारण मैं आपको बता दूं। हालांकि मैंने आज लिखा भी था अपने पोस्ट में कि मैं अगले पोस्ट में या आरटीओ में खुलासा कर दूंगा, तो बात को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश भी कीजिए, ठीक ना? जी जी। सरकार ने अपने नियमावली में ये लिखा था कि हम सक्षमता परीक्षा का 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार जो भी लिखा था आयोजन करेंगे, और उस सक्षमता परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण नहीं होंगे उनका फ्यूचर, उनका भविष्य जो है 4 सदस्यीय IAS की कमेटी के ऊपर निर्भर करेगा। इस लाइन में बिंदु जो 4 है जिसको कोर्ट ने इंगित किया, इसमें एक बात ये भी लिखा गया था कि हम 5 बार तक परीक्षा करा देंगे। मैंने नियमावली में नहीं है, कोर्ट में जो पेपर दिया गया है उसमें कहा गया था। लेकिन उस बिंदु 4 को जब कोर्ट ने खारिज किया, कहा कि ये गलत है, तो वो सरकार के द्वारा लिखा गया वो सारा चीज खारिज हुआ। खाली यही खारिज नहीं हुआ कि जो लोग परीक्षा नहीं देंगे या फेल कर जाएंगे उनकी सेवा समाप्ति के बारे में जो कमेटी निर्णय देगी उस पर विचार किया जाएगा। केवल यही बात नहीं खारिज हुई, साथ साथ ये भी खारिज हो गया कि हम 2-3 बार से अधिक परीक्षा कराएंगे। ठीक है। गौर करने की बात है, केवल वो ही मांग खारिज नहीं हुई, वही चीज खारिज नहीं हुआ। जिस बिंदु में था सब खारिज हो गया, उस बिंदु में जो जो लिखा था वो सब खारिज हो गया, खत्म हुआ। ठीक है। इसका परिणाम रिजल्ट ये हुआ कि 3 बार से अधिक सरकार को परीक्षा कराने के लिए अब आप कोर्ट से भी दबाव नहीं बनवा सकते हैं। ये सरकार की कल्याणकारी उदारकारी नीति पर निर्भर करेगा कि 3 बार के बाद वो परीक्षा कराएगी
कि नहीं कराएगी। अभी तक जो पता चल रहा है उसके अनुसार सरकार 3 बार से अधिक परीक्षा नहीं कराएगी। अब आपने पूछा है हमसे कि जो परीक्षा दे दिए हैं नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। आप एक चीज जान लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी परीक्षा, पहली सक्षमता, दूसरी परीक्षा सक्षमता और तीसरी सक्षमता का जल्दी होने का कारण क्या है? इसका सही और सटीक उत्तर यही है कि अगर आप अपने को ही लीजिए, मान लीजिए आपने प्रथम बार सक्षमता परीक्षा नहीं दिया, दूसरे बार भी आपने नहीं दिया या दिए तो फेल हो गए, या ज्वाइन करने नहीं गए, काउंसलिंग कराने नहीं गए, फिर आप तीसरे बार अभी परीक्षा नहीं हुई है और सरकार का मन है ट्रांसफर करने का, आपको कैसे ट्रांसफर करेगी? आपके पास तो 3 बार तक अपने पद पर जहाँ है, जिस स्थान पर, वहाँ बने रखने का ऑप्शन है, क्योंकि उसने ही आपको अधिकार दे रखा है कि आप परीक्षा दे के स्वेच्छा से 3 गो अपना निजी विकल्प मांग सकते हैं जहाँ के आप जाना चाहते हैं। तो उस अधिकार से आपको कैसे वंचित कर सकती है? वह तब तक वंचित नहीं कर सकती है जब तक तीनों अटेम्प्ट खत्म ना हो जाए। यानी 3 बार सरकार के द्वारा जब तक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकती है तब तक आप बादशाह हैं, आप सही हैं, आपका सारा नियम कानून सरकार के आगे ऊंचा है। आप बने रहिए अपने पद पर, न काउंसलिंग कराने जाइए और नहीं परीक्षा दीजिए। लेकिन जिस दिन तीसरी परीक्षा का आयोजन हो चुका होगा उसके अगले दिन आप अपने उस पद पर नहीं रह पाइएगा, क्योंकि सरकार एनी हाउ किसी भी कीमत पर आपको अपने उस स्थान पर नहीं रहने देगी जहां पर आप नियोजित के रूप में कह रहे हैं कि हम तो सक्षमता नहीं देंगे और नियोजित के ही नौकरी करेंगे। क्योंकि आप अपने तरह के अकेले नहीं हैं, आपके तरह के राज्य में और भी लोग हैं। तो जो और आपके तरह के राज्य में लोग हैं उनको आपके जगह पर और आपको उनके जगह पर भेजेगी गवर्नमेंट, ये निश्चित है। तो नियोजन इकाई से बाहर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि नियोजन इकाई साइलेंट हो गई, नियोजन इकाई को साइलेंट कर दिया गया, मृतप्राय हो गई। नियोजन इकाई से सारे जो नियोजित पद थे स्कूलों में वो सारे पद सरकार ने प्रत्यार्पण करवा लिया, वापस ले लिया। टेट में समझिए, जो अधिकार नियोजन इकाई को पंचायती राज व्यवस्था के तहत दिया था सन 1976 का एक्ट का हवाला देकर के, संविधान के 73वें नहीं, सन में गलत बोल रहा हूँ, शायद संविधान का 73वां संशोधन जिसमें पंचायती राज इकाइयों को बढ़ावा देने की बात की गई थी, उसका हवाला देके जो अधिकार दिया गया था कि उनको बलवती हम बनाएंगे, उनको अधिकार देंगे, उसको वापस ले लिया। अब उनके पास ये अधिकार नहीं रहा कि वो नियोजन इकाई के रूप में विद्यालय में शिक्षक के रूप में किसी को नियोजित कर सकेंगे। ये बात 2019 में ही समाप्त कर दिया था सरकार ने, क्योंकि जो 2019 में नियोजन हुआ उसके बाद सरकार ने कहा कि अब हम नियोजन करबे नहीं करेंगे, अब हम जो भी करेंगे वो जिला स्तर की जिला कैडर पर भर्ती करेंगे, जिसका संपूर्ण प्राधिकार राज्य सरकार के पास होगा। जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के पास होगा अधिकार, न कि नियोजन इकाई के पास होगा। इसका प्रमाण बता रहा हूँ, यदि वह पद नियोजन इकाई के पास रहे होते तो जो अभी 40,000 या कुछ समथिंग का पद निकला है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में, वह पद सरकार नहीं निकाली होती। उस पद पर भर्ती करने के लिए अधिकार नियोजन इकाई ने विज्ञापन नहीं निकाला है, सरकार ने निकाला है। मतलब कि वही सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में कही थी कि हमारे यहाँ रेगुलर माने असिस्टेंट टीचर का पद डाइंग है और अब हमारे यहाँ नियोजित ही रहेंगे, उसी सरकार ने अपना पाला बदल दिया और पाला बदल के अब कह रही है कि अब हम नियोजित भी नहीं रखेंगे, अब हम फिर से नया विद्यालय अध्यापक के नाम पर, विद्यालय अध्यापक नाम से नए बीपीएससी जैसी संस्था से परीक्षा करा करके और उन लोगों को विद्यालय अध्यापक के पद पर रखेंगे। मतलब नियोजित का पद ही नहीं है अब। तो जब पद ही नहीं रहा, नियोजन इकाई का अधिकार ही समाप्त हो गया, तो आप नियोजित के रूप में प्रमोशन की बात कहाँ से सोच रहे हैं? नियोजित प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद कहाँ है?
अगर आप मांग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कोर्ट ने 12वें बिंदु में कहा, तो 12वें बिंदु का बेजा अर्थ आप लगा रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा था कि जो अपीली प्राधिकार है उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। इसका कानूनी अर्थ ये होता है कि जितने झगड़े फसाद विवाद चल रहे थे उसको जो आप कह रहे हैं कि 6 महीना में निपटा लीजिए, यही ना कोर्ट में लिखा था सरकार ने कि 6 महीने के अंदर उसको निपटा लीजिए, नहीं तो इसको हम समाप्त कर देंगे। 6 महीने के अंदर सारे विवाद खत्म कर लिए जाए, नहीं तो हम समाप्त करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है कि 6 महीने में सब समाप्त हो जाएगा। न्यायिक